हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स यानी आच्छादन के सिद्धांत के बारे में। तो ये सिद्धांत क्या है, कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, यूपी एपीओ में प्री में अब आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 में कुल 4 प्रकार के डॉक्ट्रिन थ्योरीज दी गई हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पे आते हैं। जैसा आप इक्लिप्स शब्द से समझते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ पे अब जाए तो इक्लिप्स का तात्पर्य होता है, उसका अर्थ होता है कि किसी चीज को किसी चीज से ढक लेना। ठीक है, उसका वजूद खत्म नहीं होता है, बस हम उसको ढक लेते हैं। ठीक है, जितने समय तक ढक लेंगे उतने समय तक वो लागू नहीं होगा, उसके पश्चात जैसे उसका आप हटा लोगे वो चीज फिर से अस्तित्व में आ जाती है। यही आगे हम इस मर्म को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, थ्योरी पे आने से पहले हम समझते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड के बारे में, ताकि आप चीज़ों को समझ जाओ। पहला स्टेप ये है, जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारा संविधान बनकर लागू हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में भारत पर संविधान लागू हो गया। तो जब संविधान लागू हुआ, ऐसा तो नहीं था कि संविधान लागू होने से पहले भारत पर कोई विधि लागू ही नहीं होती थी, क्योंकि भारत पे इस संविधान के लागू होने से पहले अंग्रेज द्वारा शासन किया जाता था। तो अंग्रेजों ने बहुत सी विधियां जो हमारी आज़ादी के बाद तक लागू होती रहीं वो बनाई थी, जिसमें प्रमुख रूप से आप जानते हैं, जैसे अभी जो 3 नए एक्ट हटाए गए हैं, तो उसमें जो आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, वो 1860 में बन गई थी। उसको अभी हमने रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता से। ऐसी सीआरपीसी, प्रथम सीआरपीसी 1898 में बन गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बना हुआ है। ठीक है, जो अभी तक लागू होता रहा। तो अंग्रेजों ने बहुत से लॉज बनाए, ऐसे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपके सीपीसी 1908 में बनी थी, तो बहुत से एक्ट बने। तो ऐसे बहुत, ये तो मेजर एक्ट की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे एक्ट भी बने। तो अब आते हैं इस थ्योरी पर। तो बहुत सी विधियां भारत पे लागू हो रही थी, तो उस समय चूंकि अंग्रेजों का सिंपल मोटो ये था प्रॉफिट गेन करना, तो ऐसे वो लॉज बनाते थे जो उनके हितों के अनुरूप होते थे। तो इसलिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक एक एक्सटेंसिव फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे जितने नागरिक हैं उन सबके लिए मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी आर्टिकल है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 13 के खंड 1 में एक बात कही है, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसका मतलब ये है कि अगर संविधान के लागू होने से ठीक पहले, ठीक पूर्व ऐसी समस्त विधियां जो अगर इस संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के असंगत हैं, यानी इनकंसिस्टेंट हैं, तो ऐसी कोई भी विधि लागू नहीं होगी, वो शून्य होगी, वो वॉइड होगी आपके। तो यानी तात्पर्य ये है कि खंड 1 ये कहता है कि इसे आपके 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी, मान लीजिए कोई एक्ट है, उसका कोई भी प्रोविजन है, उस अधिनियम का कोई भी प्रावधान अगर संविधान के भाग 3 के द्वारा किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो ऐसा लॉ लागू नहीं होगा। ये बात क्लियरली अनुच्छेद 13 खंड 1 कहता है। तो ये तो हो गई अनुच्छेद 13 खंड 1 की बात। अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पे आते हैं। यहीं पर ये बात आई, तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई ये विधियां जो है, ये जो जितने अभी मैंने अधिनियम की बात की, ये सारे एक्ट प्रारंभ से तो शून्य नहीं थे। भाई जब बनाया तो थोड़ी ऐसा थोड़ी कि बनाया और लागू ही नहीं होंगे, लेकिन क्या हुआ, जैसे संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के पश्चात जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो जो प्रोविजन पड़ गए, वो सारे क्या हो गए, आपके शून्य घोषित हो गए। तो इसलिए ऐसी विधियां जो होती हैं वो एक तरीके से मूल अधिकारों द्वारा इक्लिप्स कर लिया, यानी कि उन्हें ढक लिया जाता है। क्योंकि वो क्या होती है, ऐसी विधियां, उनके कोई भी प्रावधान मूल अधिकारों के असंगत होते हैं। जैसे ही असंगति हटा लिया आपने, यानी जैसे ही वो दूसरापन हटा लिया, वैसे ही ये लॉ फिर से प्रभावी होते हैं, फिर से इंप्लीमेंट हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है, जहां पर ये डॉक्ट्राइन प्रोपाउंड की गई थी, जो केस आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है, 1955 का केस है। इस केस में क्या हुआ, एक एक्ट है जो संविधान के पहले लागू हो रहा था, बरार मोटर यान अधिनियम 1947, जो क्या था,
राज्य को ये, स्टेट को ये पावर देता था कि कोई भी मान लीजिए मोटर व्यापार है उसको एक तरीके से अभिगृहित करने यानी एक्वायर करने की पावर देता था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब अधिनियम बना तब तो बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अधिनियम बनने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हमारे देश में तो जब आपके आर्टिकल 19 में कुछ फ्रीडम्स दी गई थी, उसमें आर्टिकल 19 के खंड 1 के सब क्लॉज आपके किसमें जी में ये प्रावधान था कि हर किसी व्यक्ति को ये पावर है, ये फ्रीडम है कि अपना कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार कर सकता है। तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो 19 सब सेक्शन 6 उसके खंड 6 में दी गई थी, जिसमें ये पावर नहीं थी कि राज्य किसी भी व्यापार को एक्वायर कर सके, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गया ये प्रावधान। तो जब ये राइट के अगेंस्ट हो गया तो ये अब लागू नहीं होगा, वो शून्य हो जाएगा, यानी कि अब राज्य किसी भी व्यापार को अपग्रेड नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ, जो संविधान का 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके द्वारा आर्टिकल 19 के जो छठा खंड था उसमें बदलाव कर दिया गया और राज्य को ये पावर दी कि वो क्या कहता है अभिगृहित कर सकता है किसी व्यापार को। जैसे ही ये हुआ, वैसे ध्यान रखिए जो बरार मोटर यान अधिनियम का जो वो प्रावधान था जो इसको राज्य को ये पावर देता था, जो आपके संविधान के लागू होने के बाद शून्य हो चुका था, वो पुनः फिर से क्या हुआ, वो विधि पुनः फिर से सजीव हो चुकी और सजीव हो गई, यानी फिर से लागू होने लगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मोटा मोटा मतलब ये है कि कोई भी विधि प्रारंभ से शून्य नहीं होती, संविधान के पहले वाली होती है। वो आपके संविधान के भाग 3 के किसी प्रावधान से असंगत होने की वजह से इक्लिप्स यानी मूल अधिकारों द्वारा उसे ढक लिया जाता है। और जैसे ही आपने वो असंगति हटा दी, वो इनकंसिस्टेंसी हटा दी मूल अधिकारों से, वैसे ही वो विधि फिर से लागू होना स्टार्ट हो जाती है, बने फिर से आप उसको इंप्लीमेंट परिवर्तित कर सकते हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहती है कि ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती हैं, वो मूल अधिकारों द्वारा असंगत होने की वजह से शून्य हो जाती हैं और जैसे ही असंगति हटती है फिर से ऐसी विधियां सजीव उठ जाती हैं और वो फिर से लागू होने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है यहां तक। अब इसके सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे क्यों आते हैं, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है। ये तो बात हो गई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में, यानी संविधान के जो पहले लॉ लागू होते थे उनके बारे में। अब संविधान बन गया, उसके बाद भी तो लॉ लेजिस्लेशन ने बनाए होंगे, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, संविधान के लागू होने के बाद, यानी कि संविधान के लागू होने के बाद भी क्या आपके इन पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होती है या नहीं। तो दो मामले आपको पता होने चाहिए, एक तो आपके है दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा सगीर अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला। दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य के मामले हैं। इन दोनों मामलों में हाँ ये दोनों मामले हैं, सगीर अहमद और दीपचंद के मामले हैं। इन दोनों मामलों में ये कहा गया कि भाई जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं उन पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू ही नहीं हो सकती है। क्यों लागू नहीं हो सकती है, इसका उन्होंने तर्क ये दिया ऑनरेबल कोर्ट ने कि अनुच्छेद 13 का खंड 2, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, कि अनुच्छेद 13 खंड 2 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता है जो भाग 3 के जो अधिकार है यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन में हो, यानी उसके कंट्रावेंशन में हो। ऐसा लॉ बना ही नहीं सकते, और अगर आपने बना लिया तो आपने जितना उल्लंघन किया उस मात्रा तक वो लॉ शून्य होगा। यानी प्रारंभ से ही आप कोई ऐसी विधि बना ही नहीं सकते जो मूल अधिकारों के विरोध में हो। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है सिंपल अर्थों में कि आप ऐसा लॉ बना ही नहीं सकते जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में चला जाए। तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की लागू होने की बात बनती ही नहीं है, ऐसा इन दोनों केसेस में कहा गया। परंतु अब एक नया इसका जो थर्ड स्टेप है वो आपको पता होना चाहिए। गुजरात राज्य वर्सेस अंबिका मिल का मामला था। इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने अपने उन दोनों मामलों के जो निर्णय थे उनको थोड़ा सा चेंज करते हुए पलटते हुए कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे भी लागू हो सकती है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नागरिकों को दिए गए अधिकारों पर तो एप्लीकेबल होती है,
जैसे भाई उसमें क्या लिखा, भाई फंडामेंटल राइट क्या है, नागरिक और अनागरिक यानी सिटीजन नॉन सिटीजन के बीच डिफरेंस करते हैं। तो नागरिकों के फंडामेंटल राइट पर तो अप्लीकेबल होती है, जो नॉन सिटीजन उन पर अप्लीकेबल नहीं होती, या उन व्यक्तियों पर जिनको फंडामेंटल राइट मिलते ही नहीं है तो उनके संबंध में भी ये डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, भाई कंपनी है, भाई वो आपके लीगल एंटिटी मानी जाती है लेकिन वो सिटीजन तो नहीं है, तो उस पर उनको फंडामेंटल राइट मिलते नहीं है, तो उस पर आपके मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो लागू होगी, ये इस मामले में कहा गया। तो ये आपके ओवरऑल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में बात की गई थी। तो अगर आप समझे, पूरा मामला आपने समझ लिया कि ये कंपनी क्लेम नहीं कर सकती कि हमको फंडामेंटल राइट है तो हम भी तो ना, क्योंकि सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नागरिक कॉन्टेक्स्ट में है कि नागरिक के उल्लंघन में अगर कोई लॉ बनेगा तो ऐसा लॉ आपके लागू नहीं हो सकता, अगर कोई लॉ बना हुआ होगा संविधान के पहले तो लागू नहीं हो सकता है। और आर्टिकल 13 खंड 2 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन आपके कोई अनागरिक या कंपनी इन पर लागू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू हो सकती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।